नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कपड़ा उद्योग को लेकर के जो सरकार के द्वारा पीएलआई योजना की घोषणा की गई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, इसको आधार बना करके एक न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आपराधिक मामलों के लंबित होने पर क्या चिंता जाहिर की गई है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मंत्री स्तरीय बैठक हो रहा है, उस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और संसदीय समिति के द्वारा निर्यातकों को अधिक समर्थन करने का आग्रह किया गया है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है विल द न्यू स्कीम हेल्प टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कपड़ा उद्योग को मदद करने के लिए एक पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की गई है, उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि यह स्कीम कैसा है और इससे हमारे देश के निर्यातकों को किस तरीके से लाभ होने वाला है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि सरकार ने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं और क्या ये घोषणाएं भारत के निर्माताओं को वैश्विक खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगी। इस न्यूज़ में योजना के विवरण को लेकर के चर्चा किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10,683 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना को मंजूरी दिया गया है। अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत में मानव निर्मित फाइबर यानी कि मैन मेड फाइबर, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत वस्त्र उद्योग के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह योजना इस साल के केंद्रीय बजट में भी घोषित की गई थी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वस्त्र उद्योग के साथ साथ 13 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा पीएलआई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य इन सभी क्षेत्रों में भारत के निर्माताओं को सहायता प्रदान करना है, जिससे हमारे देश में इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे सामान को निर्यात करने में भी फायदा हो। यहाँ पर यह बताया गया है कि इस योजना के तहत इस क्षेत्र में 19,000 करोड़ का नया निवेश आएगा और 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कारोबार होगा। यानी कि सरकार के द्वारा इस उद्योग को बढ़ाने के लिए इस योजना का घोषणा किया गया है। अगर हम इस योजना की बात करें तो यहाँ पर प्रोत्साहन संबंधी संरचना के अलग अलग सेट को देखते हुए 2 प्रकार से निवेश संभव है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें फर्म और कंपनी शामिल हैं जो निर्धारित खंडों यानी कि एमएमएफ यानी कि मैन मेड फाइबर, फैब्रिक्स, गारमेंट के उत्पादों और तकनीकी वस्त्र के उत्पादों में उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और निर्माण कार्य जिसमें भूमि और प्रशासनिक भवन की लागत शामिल नहीं होगी, उनमें कम से कम 300 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता है तो वह इस योजना के पहले भाग में भागीदारी के लिए आवेदन कर सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कोई भी फर्म और कंपनी अगर न्यूनतम इस उद्योग में 300 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहती है और यह निवेश अगर संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और निर्माण कार्यों के लिए है, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि निर्माण कार्यों में भूमि और प्रशासनिक भवन बनाने में जो लागत है उसको शामिल नहीं किया गया है। तो इन सभी में अगर उस कंपनी के द्वारा 300 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा रहा है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। इसके दूसरे भाग में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें फर्म और कंपनी शामिल है जो न्यूनतम 100 करोड़ रुपए तक के निवेश करने का इच्छुक है तो वह व्यक्ति भी इस योजना के इस भाग में भागीदारी के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो घोषणा की गई है सरकार के द्वारा उसमें 2 भाग रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी के द्वारा
टीयर 3, टीयर 4 शहरों में, कस्बों में या ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है तो सरकार ऐसे निवेश को प्राथमिकता देगा। यानी कि सरकार का उद्देश्य ये है कि ये सारी कंपनियां जो हैं देश के पिछड़े भागों में लगनी चाहिए, जिससे वहां पर रोजगार में वृद्धि होगा। इस योजना में यह भी जानकारी दी गई है कि ऐसा करने से विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा आदि राज्यों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। यानी कि ये ऐसे राज्य हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन राज्यों में कपड़ा उद्योग को लेकर के बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर इस योजना में मानव निर्मित फाइबर पर इतना जोर क्यों दिया गया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यह योजना मानव निर्मित फाइबर यानी कि MMF जिसे हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर, उस पर केंद्रित है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में कपड़ों के उत्पादन में और निर्यात में काफी हद तक कपास आधारित यानी कि कॉटन आधारित कपड़ों का उत्पादन और निर्यात होता है। यहाँ पर 2018-19 का एक डेटा दिया गया है और बताया गया है कि भारत के द्वारा 18-19 में जो कपड़ों का निर्यात किया गया वो लगभग $36 बिलियन का था और उसमें से 1/3 से भी कम मानव निर्मित फाइबर पर आधारित था। यानी कि भारत में जो मानव निर्मित फाइबर हैं वो काफी कम बनाए जाते हैं। और अगर हम इसके विपरीत चीन की बात करें तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि चीन के द्वारा जितने भी कपड़े निर्यात किए जाते हैं उसका लगभग 80% मानव निर्मित फाइबर पर आधारित होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर यह भी जानकारी दिया गया है कि कुल वैश्विक फाइबर निर्माण और खपत का 70% मानव निर्मित फाइबर से संबंधित है, जबकि यह भारत में केवल 35% है। यानी कि मानव निर्मित फाइबर का डिमांड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही ज्यादा है, जिसमें भारत पिछड़ रहा है। और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा मानव निर्मित फाइबर को केंद्रित करके इस योजना को शुरू किया गया है। यहाँ पर आगे का राह का चर्चा किया गया और कहा गया है कि इस योजना के तहत 5 वर्षों में कम से कम कपड़ा उद्योग में 19,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होने की संभावना है और अगले 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए तक का बिजनेस भी होगा। और इन सभी से इस सेक्टर में लगभग 7.5 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी। यानी कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा होगा और नए रोजगार भी जन्म लेंगे। आप सभी जानते हैं कि वस्त्र उद्योग से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, यानी कि यह क्षेत्र बहुत सारी महिलाओं को रोजगार देता है। और अगर भारत सरकार के द्वारा इस उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा तो महिलाओं की भागीदारी भी हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। अगर हम कपड़ों के व्यापार की बात करें तो भारत का इसमें 6ठा स्थान है। हालांकि हाल के वर्षों में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ऐसे देश सामने आए हैं जिनके द्वारा मानव निर्मित फाइबर यानी कि MMF खंड में बहुत ही बड़ा मार्केट हथिया लिया गया है। और इसीलिए अगर भारत के उद्यमियों को यहाँ पर आगे बढ़ाना है तो उन्हें सरकार के सपोर्ट की सख्त आवश्यकता थी, जिसको कि सरकार ने यहाँ पर पूरा किया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा ये जो PLI स्कीम कपड़ा उद्योग के लिए घोषणा किया गया है उससे इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है और इन्हीं सभी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। आइए एक और न्यूज का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है व्हाट इज द न्यू फ्रेमवर्क टू शेयर फाइनेंशियल डाटा। और ये टॉपिक भी GS पेपर 3 इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 सितंबर को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया और उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है और उससे ग्राहकों को क्या फायदा होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि 2 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय डेटा को अधिक आसानी से सुलभ बनाने के उद्देश्य से खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। और इसी के तहत बहुत सारी फिनटेक संस्थाओं को अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने का लाइसेंस भी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 8 बड़े बैंक भी अकाउंट एग्रीगेटर के साथ
अपने ग्राहकों के बारे में विभिन्न वित्तीय डेटा साझा करने के लिए सहमत भी हुए हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर ऐसी कंपनियां होंगी जिसको कि आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा, यानी कि उन्हें एनबीएफसी एए लाइसेंस, यहां पर एए का मतलब है अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया जाएगा। यानी कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होंगी जिन्हें कि अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया जाएगा और वह लाइसेंस मिलने के बाद अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकती हैं। ये जो अकाउंट एग्रीगेटर होंगे इनका मुख्य काम होगा किसी भी व्यक्ति के बैंकिंग डेटा को सुरक्षित रूप से और डिजिटल रूप से किसी अन्य वित्तीय संस्थान तक पहुंचाना। यानी कि ये जो अकाउंट एग्रीगेटर हैं यह किसी भी व्यक्ति के बैंकिंग डेटा को किसी अन्य वित्तीय संस्थान के साथ साझा करने में मदद करेगा। यानी कि ये जो अकाउंट एग्रीगेटर होंगे वह एक तरीके से बिचौलिए के रूप में काम करेंगे जो एक वित्तीय इकाई से डेटा एकत्र करेंगे और दूसरे के साथ उसका आदान प्रदान करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि व्यक्ति के सहमति के बिना ये अकाउंट एग्रीगेटर उसके डेटा को किसी अन्य बैंक के साथ साझा नहीं कर सकते। यानी कि जब तक वह व्यक्ति सहमति नहीं देता तब तक उसका डेटा साझा नहीं किया जाएगा। अब इसके फायदे क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि अकाउंट एग्रीगेटर एक बिचौलिए के रूप में काम करेंगे और वह आपके बैंकिंग डेटा को किसी दूसरे कंपनी के साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहां पर आपकी सहमति इसके लिए होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके द्वारा किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया गया है और यह एक ऐसा बैंक है जिसके पास आपका कोई भी खाता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बैंक है वो अकाउंट एग्रीगेटर से संपर्क करेगा और जिस बैंक में आपका खाता होगा उस बैंक से आपके खाते का जो डिटेल है, आपके वहाँ पर कितने पैसे जमा हैं, आप किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका म्यूचुअल फंड में कोई निवेश है कि नहीं, ये सारी जानकारियां अकाउंट एग्रीगेटर से प्राप्त करेगा। यानी कि अगर आपकी सहमति होगी तो आपका बैंक जिसमें आपका खाता है उसके द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से उस बैंक को आपकी सारी जानकारी दे दी जाएगी और यहाँ पर बैंक आसानी से यह डिसाइड कर सकता है कि आपको लोन दिया जाए या नहीं। तो इस तरह के हेल्प जो है आपको अकाउंट एग्रीगेटर के द्वारा आसानी से दिए जा सकते हैं। अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें उपभोक्ताओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो आपको अपने बैंक का पूरा डिटेल देना पड़ता है, क्योंकि आपके द्वारा हो सकता है कि बहुत सारे बैंकों में बहुत सारी योजनाओं में पैसा लगाया गया हो और उन सभी की जानकारी आपको एक एक करके उस बैंक को देनी पड़ती है, तब जाकर के वो बैंक आपको लोन सैंक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर के पास आपका पूरा डेटा होगा और आपकी सहमति के बाद वह आसानी से किसी भी इकाई के साथ आपके डेटा को शेयर कर सकता है। तो इस तरह के फायदे यहाँ पर आपको होने वाले हैं और इसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर को लेकर के यह फ्रेमवर्क जारी किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि पहले ही 8 बैंक अपने ग्राहकों का डेटा यहाँ पर शेयर करने के लिए सहमत हो गए हैं। यहाँ पर एक मुद्दे के ऊपर चर्चा किया गया है और कहा गया कि क्या ये जो डाटा शेयरिंग है वो सुरक्षित है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो अकाउंट एग्रीगेटर होंगे वे किसी भी व्यक्ति का डेटा नहीं देख सकते। यानी कि यहाँ पर जो आपका बैंक डिटेल होगा वह इनक्रिप्टेड होगा और उसे आपके सिवा किसी को भी नहीं दिखाया जा सकता। यहाँ पर आपके निर्देश पर ही एक वित्तीय संस्थान दूसरे वित्तीय संस्थान के पास आपके डेटा को भेज सकता है। यानी कि जो अकाउंट एग्रीगेटर होंगे वो आपकी सहमति लेकर के ही वह डेटा दूसरे वित्तीय संस्थान को भेजेंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अकाउंट एग्रीगेटर के साथ जो पंजीकरण है वह उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर के साथ आपका डेटा बैंक शेयर करे तभी जाकर के बैंक आपके डेटा को अकाउंट एग्रीगेटर के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो 8 बैंक हैं वो पहले ही ये राजी हो गए हैं कि वे अपना डेटा अकाउंट एग्रीगेटर के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर एक्सिस बैंक का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसका डेटा अकाउंट एग्रीगेटर के साथ शेयर किया जाए तो यहाँ पर एक्सिस बैंक
उस व्यक्ति का डेटा अकाउंट एग्रीगेटर के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ध्यान में रखिएगा कि यह एक स्वैच्छिक काम है। अगर आप चाहते हैं तो आप शेयर करें, अगर नहीं चाहते हैं तो आप शेयर ना करें। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक ग्राहक किसी भी समय अपने डेटा को साझा करने की जो सहमति है उसे अस्वीकार कर सकता है। यानी कि अगर आपने एक बार अनुमति दे भी दी है तो इसके अलावा आप जब चाहते हैं तो आप अपनी सहमति को वापस ले सकते हैं और आपका डेटा अकाउंट एग्रीगेटर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो इन सभी के साथ यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से अकाउंट एग्रीगेटर बैंकिंग प्रणाली में सुविधाजनक होंगे, और इसी को लेकर के इस न्यूज में चर्चा किया गया है। तो इस न्यूज को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है CGI raises concern over the backlog of criminal cases in इलाहाबाद हाई कोर्ट, और ये टॉपिक जिस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। भारत के मुख्य न्यायाधीश NB रमना के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों के लंबित होने पर बहुत ही चिंता जाहिर किया गया है। आप सभी को ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगभग 1.83 लाख आपराधिक मामले अभी भी लंबित हैं, और इसी को देखते हुए ऐसा बयान भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर एक और डेटा दिया गया जिसमें कहा गया है कि 1 सितंबर को न्याय विभाग के आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत 160 न्यायाधीशों में से 68 न्यायिक रिक्तियां हैं। यानी कि 160 में से 68 ऐसी सीटें हैं जो कि अभी भी रिक्त हैं, और इसी को लेकर के उनके द्वारा चिंता जाहिर किया गया है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कुशलता वृद्धि को लेकर के भी बात कहा गया, और उनके द्वारा ये कहा गया कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वे दक्षता के साथ और समय पर मामलों को निपटाएं, और इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा भी इन सभी बातों पर प्रकाश डाला गया। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा NJIC यानी कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम के नाम से जानते हैं, उसको बनाने की आवश्यकता की बात को दोहराया है। यहाँ पर यह कहा गया है उनके द्वारा कि जिस तरीके से जो कोर्ट होते हैं, अदालतें होती हैं, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिससे कि वहां पर काम करने का जो माहौल है वह सही नहीं रह पाता। और इसी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये कहा गया है कि अदालतों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा भारत के जो न्यायालय होंगे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया जाएगा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको लेकर के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ध्यान दिलाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है अफगान सॉइल मस्ट नॉट बी यूज फॉर टेरर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 यानी कि भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का वहां के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट बैठक है ये। जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात हैं उसको देख करके यह बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हो रहा है उसे काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से चीन की दादागिरी बढ़ी है उसको देखते हुए भी यह बैठक काफी अहम है। यहां पर इसी की चर्चा करते हुए बताया गया है कि इन दोनों देशों के द्वारा अफगान संकट के ऊपर चर्चा किया गया, और दोनों देशों के इस संकट को लेकर के समान दृष्टिकोण हैं। यहां पर यह कहा गया है दोनों के द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान फिर कभी आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बन पाए, और इसको यहां पर दोनों देशों के द्वारा दोहराया गया। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इसको लेकर के एक संकल्प जारी किया गया था जिसे हम संकल्प 2593 के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद तालिबान के द्वारा ये कहा गया कि उनका संगठन कश्मीर सहित दुनिया के अन्य देशों में जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा सकता है, और इसको देखते हुए भारत की चिंता लाजमी है। यहाँ पर इंडो पैसिफिक को लेकर के भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा
खुल करके चर्चा किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक खुले, समावेशी और समृद्ध क्षेत्र के रूप में डेवलप करना चाहते हैं और इसको लेकर के भी इन दोनों देशों के समान दृष्टिकोण है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को 2023 में टेलिस्मैन सेवर एक्सरसाइज के लिए आमंत्रित किया गया है, जो दोनों देशों के बीच में बढ़ते कोऑपरेशन को दर्शाता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आने वाले दिनों में इस पर आधारित और भी न्यूज़ आएंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 14 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है पैनल अर्जेज मोर सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर, और ये टॉपिक भी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वाणिज्य को लेकर के जो संसदीय पैनल है उसके द्वारा उद्योग मंत्रालय से निर्यातकों को और सुविधाएं देने के बारे में कहा गया है, उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि संसदीय पैनल ने उद्योग मंत्रालय से नई टैक्स रिफंड योजना जिसका नाम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट के नाम से जानते हैं, उसमें और धन की मांग करने के लिए कहा है। यानी कि यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया कि इस स्कीम को चलाने के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा और धन दिया जाना चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि संसदीय समिति ने निर्यात को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेनर की कमी से निपटने और भारतीय शिपिंग लाइनों को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग कंटेनरों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार से एक योजना लाने की मांग की गई है कि कंटेनर की कमी से निपटने के लिए क्यों ना देश में ही कंटेनर के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। इसी न्यूज में 30 जून को समाप्त हो रहे निर्यातकों के लिए ब्याज समीकरण योजना यानी कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की चर्चा की गई है और कहा गया है जिस तरीके से सरकार के द्वारा अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है वह दुखद है। और पैनल ने यह सुझाव दिया है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को कम से कम 5 साल तक के लिए बढ़ाया जाए या फिर तब तक के लिए बढ़ाया जाए जब तक हमारी ब्याज दरें प्रतिस्पर्धी देशों की दरों के बराबर नहीं हो जाती। यानी कि यहाँ पर संसदीय पैनल के द्वारा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को जारी रखने की वकालत की गई है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए क्या घोषणा की है और क्या यह निर्माताओं को वैश्विक खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी हमने चर्चा की। यहाँ पर आप जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो भूमिका में योजना का विवरण देंगे कि किस तरीके से सरकार के द्वारा कपड़ा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और इसके मुख्य भाग में आप यह समझाने का प्रयास करेंगे कि इस योजना में सरकार के द्वारा किन किन क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है। यहाँ पर आप आगे का राह का भी चर्चा कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर क्यों लॉन्च किया है? क्या सूचना की आसान उपलब्धता से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो भूमिका में अकाउंट एग्रीगेटर क्या होते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे और मुख्य भाग में अकाउंट एग्रीगेटर से होने वाले फायदों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर आप ये भी बताएंगे कि क्या डेटा शेयरिंग सुरक्षित है कि नहीं इस योजना के अंतर्गत, और अकाउंट एग्रीगेटर से किस तरीके से अर्थव्यवस्था सुगम हो सकती है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।